हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जल्दी से सभी लोग आ जाएं, अपने तीसरे सेशन को शुरू करते हैं। ये जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम सीडीपी को पूरी तरीके से कर रहे थे, इसलिए इसका नाम मैंने कंप्लीट सीडीपी सेशन रखा है। और हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे इसके अंदर बाल विकास। तो बाल विकास में हम काफी चीजें कर चुके हैं। तो आज हम जो डिटेल से देखेंगे वो अवस्थाओं को देखेंगे। तो चैप्टर 1 है ये, और चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3 है ये। चलिए, पार्ट नंबर 3 में आज हम एक कंसेप्ट करने वाले हैं, और वो कंसेप्ट है विकास की अवस्थाएं, या फिर कहें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो, ये जो सीरीज है ये मैं सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए नहीं लेकर आ रहा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी सुपरटेट के स्टूडेंट्स के लिए भी लेकर आ रहा हूं। तो मुझे ये क्लास डीप लेकर चलनी पड़ेगी। तो हम 6 स्टेज के बारे में देखेंगे। वैसे तो 5 स्टेज ही होती हैं, लेकिन हम जो है 6 स्टेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, 6 स्टेज इसलिए हो जाए क्योंकि मैंने आज आपको फैक्ट्स में 5 स्टेज बताई थी, वो जन्म के बाद की थी। 6 में किस लिए बोल रहा हूं वो आपको पता लगेगा। ठीक है, तो एक बार आपके कमेंट खोल लिए मैंने, तो शुरू करते हैं। हरपाल, प्राची, रवीना, मनीषा, गुरु, रंजीत, अंजू, नरेंद्र, 24 स्टूडेंट आए हैं। बहुत है इतने। देखो, अगर हम विकास की अवस्थाओं की बात करें तो विकास की अवस्थाओं को जन्म पूर्व प्लस जन्म पश्चात के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसको बोला जाता है बिफोर बर्थ, और जन्म पश्चात को बोला जाता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, टोटल बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ की मिला के 6 अवस्थाएं हैं। जन्म पूर्व के अंदर हम एक अवस्था काउंट करते हैं जिसे प्री नेटल स्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्री नेटल स्टेज। ठीक है, ये कब से कब तक चलती है? ये कब से कब तक चलेगी? ये गर्भधारण से जन्म तक चलेगी, गर्भधारण से जन्म तक, कंसेप्शन टू बर्थ। लेकिन मेनली इन 5 अवस्थाओं के बारे में बात की जाती है जो आफ्टर बर्थ की है। आफ्टर बर्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? आफ्टर बर्थ की 5 अवस्थाएं हैं। उनके बारे में अभी हम डिटेल से जानेंगे। जो पहली अवस्था है, जो पहली है इन्फेंसी, शैशवावस्था। जो शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। दूसरी होती है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। क्या? बाल्यावस्था। ये 3 से 11 रहती है। कब से? 3 से 11। तीसरी कौन सी रहती है? तीसरी रहती है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। कौन सी? किशोरावस्था। ये कब से कब तक रहती है आपकी? 11 से 18। 12 से 18, 11 से 18 नहीं, 12 से 18, या कई जगह पर 13 से 18 दे रखी होती है, पर 12 से 18 मानेंगे। 12 साल से पूरा हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था में भी जो है, देखिए इसको तो बाद में छोड़ते हैं, पहले ये 5 की 5 समझा दूंगा आपको। चौथी स्टेज देखो कौन सी है? एडोलेसेंस के बाद की स्टेज देखो। उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। कौन सी? प्रौढ़ावस्था। इस प्रौढ़ावस्था को क्या बोला जाता है? अडल्टहुड। एडोलेसेंस के बाद क्या आता है? अडल्टहुड आता है। ये जो अडल्टहुड का टाइम पीरियड है ये क्या है बताइए? 18 से 60 साल, 18 से 60 वर्ष। और 5वीं कौन सी आती है? वृद्धावस्था।
ठीक है, ओल्ड एज जिसको बोला जाता है। और ये ओल्ड एज क्या होती है? रिटायरमेंट की एज, 60 से ऊपर। तो 6 अवस्थाएं जो मैंने बताई वो बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ की को मिलाकर बताई। प्रीनेटल स्टेज जो होती है वो कंसेप्शन टू बर्थ, इन्फेंसी 0 से 2, चाइल्डहुड 3 से 11, एडोलेसेंस 12 से 18, अडल्टहुड 18 से 60 और ओल्ड एज 60 साल से ऊपर। ठीक है, चलिए सारी चीज आपको समझ में आ गई। अब हम शैशवावस्था से जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शैशवावस्था से ही हम सारी चीजें देखें। आज मैंने 5 वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी डाली हैं, तो उनको भी देख लेना। चलिए, सबसे पहली शैशवावस्था। शैशवावस्था को बोला जाता है इन्फेंसी। इन्फेंसी के बारे में जानते हैं, याद रखना। इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी अब हम यहां पर लिखना स्टार्ट कर देंगे और एक एक चीज आपको नोट डाउन करते हुए चलनी पड़ेगी। ठीक है, पहली चीज, जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जन्म से 2 वर्ष तक ये चलती है। दूसरा, इंद्रियों के सहारे चीजों को बच्चा समझता है। इंद्रियों के सहारे चीजों को समझना। मेंटल डेवलपमेंट की सेंसरी मोटर स्टेज ही इसको बोलते हैं, जब इंद्रियों के सहारे बच्चा सीखता है। ठीक है, कैसी स्टेज होगी ये? सेंसरी। कैसी हो गई? सेंसरी स्टेज हो गई ये। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, उसके बाद एक चीज और आपको याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है? ये याद रखनी है कि इस टाइम के अंदर बच्चा वस्तु स्थायित्व को सीख लेता है। किसको सीख लेता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस को। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, एक सेकंड। हेलो, चलिए, घर वालों का फोन था, पूछ रहे थे खाने वाने का। मैं बोला अभी कोई मूड नहीं है, क्लास के बाद देखते हैं। खैर, यहां पर ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा सीख जाता है। और देखिए भाई, मैं ऐसे ही क्लास लूंगा स्लो स्लो एक एक चीज समझाते हुए। ये 20 भी नहीं आएंगे तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आ जाएगी। वस्तु स्थायित्व बोला जाता है इसको। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है कि वस्तु स्थायित्व कब आता है, तो पहली ही स्टेज में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। ठीक है, उसके बाद संवेगों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। संवेगों का प्रदर्शन, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। अपने नोट बनाते हुए चलना साथ साथ। मूल प्रवृत्तियों के ऊपर आधारित क्या करता है बच्चा? यहां पर व्यवहार करता है, जैसे कि रोना, हंसना। ठीक है, रोना, हंसना वगैरह। उसके बाद अनुकरण करना सीख लेता है। अनुकरण, इमिटेशन करना सीख लेता है। इमिटेशन करना सीखना। ठीक है, इमिटेशन करना बच्चा इसके अंदर सीख लेता है, क्योंकि बड़ों के बोले हुए शब्दों की नकल करके बच्चा इसके अंदर सीखता है। ठीक है, विकास तीव्र गति से होगा। विकास की तीव्र स्पीड, जो गति होगी विकास की वो क्या होगी? काफी तीव्र होगी। 1 साल के बाद बच्चा मानसिक क्रियाओं का सहारा लेना शुरू कर देता है। 1 साल बाद बच्चा
मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है, क्रियाओं का सहारा लेना, मानसिक क्रियाओं का सहारा लेगा 1 साल के बाद। ठीक है, समझ में आई चीजें? बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है, मां बाप के ऊपर, पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, अपने मां बाप के ऊपर रहेगा सारे कामों के लिए, क्योंकि वह इतना बड़ा नहीं होता कि सारे काम अपने आप से कर सके। और इस एज में बच्चे के अंदर आत्म प्रेम की भावना विकसित होती है, आत्म प्रेम की भावना। तो ये तो थी हमारी कौन सी, इन्फेंसी की स्टेज। इन्फेंसी की स्टेज में क्या क्या कुछ कुछ होता है मैंने आपको A to Z चीजें बता दी हैं। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जिंदगी में कभी इन्फेंसी के बारे में। अब हम किस चीज के बारे में देखेंगे, अब हम चाइल्डहुड के बारे में देखेंगे। दूसरी अवस्था चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था को 2 पार्ट के अंदर जो है डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपको पता है। और वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है 3 से 7 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष तक है। लेटर चाइल्डहुड बोला जाता है और इसे प्री चाइल्डहुड क्या कहा जाता है? कहा जाता है लेटर और प्री चाइल्डहुड इसे कहा जाता है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। क्या देखते हैं? इसकी विशेषताएं बाल्यावस्था की। इसके बारे में जितनी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए वो सब के सब हम क्या करेंगे, यहां पर देख लेंगे। सबसे पहली बात, सहयोग, प्रेम और सहानुभूति विकसित होती है। सहयोग प्लस प्रेम प्लस सहानुभूति उत्पन्न होना। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया जो आपको समझना जरूरी है। सहानुभूति का मतलब होता है सिंपथी। क्या होता है? सिंपथी, PA है ये, सिंपथी। दूसरा जो इसके बारे में समझना जरूरी है कि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है। क्यूरियोसिटी उत्पन्न होना, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी, हर एक चीज को जानने की, खोजने की बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, सामाजिक और नैतिक गुण विकसित होंगे। सामाजिक प्लस नैतिक गुणों का विकास होगा। ठीक है, एक पॉइंट और ये है, आज्ञाकारिता, डिसिप्लिन का गुण आ जाएगा लेटर चाइल्डहुड में। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता को क्या बोला जाता है? डिसिप्लिन। आज्ञाकारिता के गुण का विकास। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। टॉय एज कहा जाता है, टॉय एज कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्री चाइल्डहुड को। 2 से 7 वर्ष के बच्चे को टॉय एज या खिलौना आयु के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही है बातें? एक एक चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, आकृतियों को पहचानना सीखता है। ये क्वेश्चन भी मैथ्स पेडागोजी के अंदर भी आता है और यहां पर भी। आकृतियों को पहचानना सीखना, बच्चा यहां पर आकृतियों को पहचानना सीख लेता है। समझ में आई बात या नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी। आकृतियों को पहचानना सीख लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है किनको? शेप्स को। सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई? आ गई होंगी।
और दोस्त मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, पीछे से ही ऐसे ही, क्योंकि मेरी शक्ल से ज़्यादा ज़रूरी आपको नॉलेज मिलनी है। चलिए 5 वीडियो भी बनाई है, वो भी देख लेना। आकृतियों को पहचानना सीख लेता है। समझ में बात आई या नहीं आई? आ गई होगी। मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना शुरू या मूर्त वस्तुओं पर सोचना शुरू कर देता है। मूर्त वस्तुओं पर विचार करना शुरू। ऐसा क्यों करेगा? जीन पियाजे के हिसाब से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है मानसिक विकास की। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सोचना शुरू कर देता है। अंग्रेजी को भी साथ साथ लेकर चल रहा हूं, ये मत बोलना अंग्रेजी वालों को करवाता नहीं हूं मैं, ठीक है। इस अवस्था में बच्चों को पुरस्कार और दंड का पता चलता है। इस एज में क्या होगा? पुरस्कार और दंड का पता चलना, क्योंकि जो मोरालिटी होती है वो दूसरों के द्वारा ही अभी इस एज में कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। लेकिन नैतिकता का के बारे में पता तो बच्चे को यहां पर चल जाता है, ठीक है। का पता चलना व प्रभाव पड़ना, प्रभाव पड़ना भी लिखो। दंड और उसका पुरस्कार का इसके अंदर प्रभाव भी पड़ता है। उसके बाद इस अवस्था में बच्चा दूसरों का निरीक्षण करके सीखता है। दूसरों का निरीक्षण करके सीखना। निरीक्षण का मतलब है ऑब्जर्व करके सीखना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करता है इस एज में। क्या करता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, अपने माँ बाप के साये से परे बालकों की संगत कब पसंद करता है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। तो लिख लो उत्तर बाल्यावस्था में, यानी कि लेटर चाइल्डहुड में माँ बाप के साये से निकलकर दूसरे बालकों में रुचि। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में होता है ये। और उत्तर बाल्यावस्था का टाइम क्या हो गया? 7 से 12 वर्ष। समझ में आ गया मेरे सेठ? समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज और, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि, स्पेलिंग ठीक है? स्पेलिंग क्या होगी ओडिपस की? ओडिपस की स्पेलिंग होगी OEDIPUS। आई होप ठीक है। इलेक्ट्रा और ओडिपस जो ग्रंथि है उसका विकास होगा। इलेक्ट्रा ग्रंथि की जगह भावना ग्रंथि लिखो। ओडिपस भावना ग्रंथि का विकास। अब ये ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का जो विकास होगा, ये इसका पूरा सिस्टम क्या होता है वो अब समझना जरूरी है। तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि इसी स्टेज में आती है। सबसे पहले ओडिपस ग्रंथि के बारे में देखते हैं। ये जो ग्रंथि ओडिपस और इलेक्ट्रा के बारे में बताया, सिगमंड फ्राइड ने बताया था। किसने? सिगमंड फ्राइड का कंसेप्ट है, ये भी आपको बता दूं। तो जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रा, ठीक है। इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होता है? यानी इलेक्ट्रा ग्रंथि से लड़की अपने पिताजी की तरफ प्यार बढ़ाती है और माता की तरफ द्वेष की भावना रखती है। यानी कि इलेक्ट्रा में प्यार बाप से, द्वेष मां से। यानी कि अगर छोटी लड़की होगी तो इसमें देखना कि अगर मम्मी पास जाएंगी पापा के तो वो मम्मी को मारना शुरू कर देगी, या कोई इससे उल्टा जो ओडिपस है उसके अंदर जो बच्चा होगा, यानी कि जो बालक होगा, लड़का होगा, वो मां से प्रेम करेगा और द्वेष करेगा बाप से। आपने देखा होगा जब पापा मम्मी के थोड़े करीब जाते हैं
तो उस एज में बच्चा क्या करता है, उनको पीटने लग जाता है। तो इसकी जो मेन रीजन है यही है, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ठीक है, तो आप इससे क्या समझे, इलेक्ट्रा के अंदर क्या पैदा होता है, लड़की के अंदर। इलेक्ट्रा किसके अंदर होगा, लड़की के अंदर, और ओडिपस किसके अंदर होगी, लड़के के अंदर। समझ में बात आई या नहीं आई, बिल्कुल पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब ये इलेक्ट्रा होगा पितृ प्रेम, इलेक्ट्रा को क्या बोल दोगे, पितृ प्रेम। ओडिपस को क्या बोलोगे, मातृ प्रेम। तो मातृ प्रेम के लिए, मदर्स लव के लिए ओडिपस, और फादर्स लव पितृ प्रेम के लिए इलेक्ट्रा। सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होंगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो यहां तक आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। निशा, उषा, रंजीत, पायल, नेहा, दीपक तंवर, रंजीत पांडे। चलो, तो यहां पर आप चीजें समझे या नहीं समझे, सारी चीजें समझ गए होंगे। अब तीसरी अवस्था के बारे में बात करते हैं। तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था, एडोलोसेंस। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 12 से 18। कई जगह पर 13 से 18 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी चीजें यहां पर लिखेंगे। पहली चीज, जीवन की सबसे कठिन अवस्था, जीवन की सबसे कॉम्प्लेक्स, जटिल अवस्था। 70 बसड़ रहती है दिमाग में, इतनी कभी नहीं थी जब बालक थे। 70 फिल्म चलती है, 70 भड़क, 70 दिक्कत। दूसरा, यहां पर शारीरिक विकास में काफी हद तक मैच्योरिटी आ जाएगी। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मैच्योरिटी, शारीरिक विकास के अंदर, शारीरिक विकास में मैच्योरिटी, परिपक्वता आना। इसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, हाइट नहीं बढ़ेगी। जितने फिजिकल डेवलपमेंट रैपिडली आने थे, किशोरावस्था तक आ चुके होते हैं। ठीक है, परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है किशोरावस्था के अंदर कुछ अंत तक। ठीक है, अब एक थे स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल, उन्होंने कहा था कि यह अवस्था होती है तनाव व तूफान की अवस्था, तनाव व तूफान की अवस्था। यह भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहां पर और चीज आपको जाननी जरूरी है किशोरावस्था के बारे में, जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, मेंटल प्लस फिजिकल, क्योंकि मैंने बताया फिजिकल मैच्योरिटी आ जाती है, मेंटल मैच्योरिटी भी। फिजिकल विकास पूरा हो जाता है। क्यों पूरा होगा, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट क्यों पूरा होगा, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है। कैसी मैच्योरिटी आ जाती है, फिजिकल मैच्योरिटी आ जाती है। और मेंटल डेवलपमेंट क्यों पूरा होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4th स्टेज आ जाती है। और 4th स्टेज कौन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसके अंदर आ जाती है। यह बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यानी कि बच्चे के विचार, इसके अंदर क्या होगा, बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। बच्चे इसके अंदर मूर्त की बजाय क्या करेंगे, अमूर्त चिंतन करते हैं। जो चीज सामने नहीं है उनके बारे में भी सोच पाते हैं। 4th स्टेज में यह एबिलिटी आ जाती है। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू करते हैं। क्या, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बच्चों का सोचना लॉजिकल और फॉर्मल हो जाता है, यह भी बात समझो। यानी कि चिंतन कैसा हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल एंड कैसा हो जाता है, लॉजिकल। फॉर्मल एंड लॉजिकल हो जाता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल का होता है औपचारिक, और लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। ठीक है, दिमाग लगाकर तार्किक ढंग से सोचते हैं, लॉजिकल, लॉजिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना, अपनी सुंदरता के बारे में सोचना।
लड़कियां डाइटिंग शुरू कर देती हैं, लड़के जिम जाना शुरू कर देते हैं, या अपनी सुंदरता के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वह सोचता है कि खुद को दूसरों की नजरों में कैसे सुंदर दिखाया जाए। आगे, लड़के प्लस लड़कियां दोनों की बात है। लड़के प्लस लड़कियों में काम भावना बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद विद्रोह की भावना होती है। इस एज में क्या होता है, विद्रोह की भावना बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। विद्रोह यानी कि उसके हिसाब से कोई चीज ना हो तो विद्रोह करेगा। प्रतियोगिता, स्वतंत्रता, विद्रोह की भावना बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, सारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, इस एज में धार्मिक संस्थानों यानी धर्म वर्म के जो संस्थान है आपके हिसाब से, वो सारे रीति रिवाज आदि के बारे में भी सोचेगा। रीति रिवाज के बारे में सोचना। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि कितने ऑप्शन ठीक है, तो उसमें से एक ऑप्शन अगर ये मिल गया धार्मिक संस्थान और रीति रिवाजों के बारे में सोचना, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ बच्चा इस एज में ये करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इस एज में क्या होता है, इस एज में कोऑपरेटिव होता है। अगर प्यार से बात करोगे तो कोऑपरेटिव होगा। कोऑपरेटिव नेचर, कैसा नेचर होता है? कोऑपरेटिव नेचर होता है। यहां पर बच्चा सहयोगी होता है, सहयोगी होना। ठीक है, और एक चीज और, परिवार में अपनी पहचान बनाने की कोशिश। परिवार में अपनी पहचान बनाने की कोशिश। समझ में आ रही हैं बातें? बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर किशोरावस्था हमारी पूरी हो गई है। कौन सी अवस्था पूरी हो गई है? किशोरावस्था हमारी यहां पर पूरी हो गई है। अब विकास की चौथी अवस्था के बारे में बात करते हैं, प्रौढ़ावस्था। तभी मैं कह रहा हूं कि ये टेट लेवल से तो बहुत ऊपर की क्लास में ले रहा हूं, और आपने अगर ये पूरी सीरीज देख ली साइकोलॉजी की, तो कोई भी एग्जाम देने चले जाना, यू विल पास। इसको बोला जाता है अडल्टहुड। क्या बोला जाता है? अडल्टहुड। और ये होती है 18 से 60 वर्ष। 18 से 20 वर्ष से मान लो, 18 नहीं 20 वर्ष से 60 वर्ष, 20 से 60 वर्ष, 20 से 60 वर्ष मान लो। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आपको जाननी जरूरी है वो क्या होती है? अब देखो, जगह जगह से पूरा एक्सपीरियंस लेकर बंदा इतने साल का होता है तो इस एज में क्या होता है? इस एज के अंदर व्यक्ति औपचारिक और तार्किक गुणों में महारत हासिल कर लेता है। यानी कि कैसे फॉर्मल रहना है, औपचारिक प्लस तार्किक महारत हासिल करना। आप अपने कुछ डिसीजन देखते होंगे, जब आपने कुछ साल पहले लिए थे, जब आप अडल्टहुड उसमें थे, एडोलेसेंस में थे, तो आपको अब पता लगता होगा कि नहीं यार, दिमाग तो अब आया है। तो औपचारिक और तार्किक महारत, महारत का मतलब होता है मास्टरी। लॉजिकल एंड फॉर्मल मास्टरी जो है कर लेता है। ठीक है, दूसरा जनरेटिविटी आ जाती है, कमाई दमाई शुरू कर देता है। जनरेटिविटी आना, जनरेटिविटी आ जाती है। जनरेटिविटी का मतलब होता है जननात्मकता। लेकिन अंग्रेजी के सहारे आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। इतना विकास हो जाता है इस एज में कि एकदम से अपने फैसले ले सकता है। एकदम से अपने फैसले ले लेना, एकदम से अपने फैसले लेना। लेकिन इससे पहले क्या होता है?
फैसलों के अंदर माँ बाप के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है बाकी आदमियों का, लेकिन यहां पर क्या है, एकदम से अपने फैसले यहां पर लिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, दिमाग ज्यादा तार्किक होगा, वो तो आपको मैंने पहले पॉइंट पर ही समझा दिया। पारिवारिक गतिविधियों में ज्यादा रहना, पारिवारिक गतिविधियों में ज्यादा रहना, नई नई शादी भी इस एज में होती है, पारिवारिक गतिविधियों में शामिल रहना, तो इसलिए आपको शामिल रहना पड़ता है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब 5वीं स्टेज के बारे में बात करते हैं। अडल्टहुड के बाद क्या आती है? अडल्टहुड के बाद वृद्धावस्था आती है। 5वीं स्टेज, 5वीं स्टेज है ओल्ड एज, वृद्धावस्था, 60 वर्ष से ऊपर। कितना? 60 वर्ष से ऊपर। इसके अंदर परिपक्वता का आखिरी पड़ाव होता है, इससे ज्यादा मैच्योरिटी नहीं आएगी, अब इतनी ही रहेगी, अभी भी नहीं आई तो उसके बाद नहीं आएगी। तो यहां पर याद रखना, परिपक्वता के लास्ट यानी आखिरी पड़ाव पर होना। बहुत ज्ञान की बातें करते हैं 60 वर्ष से ऊपर के आदमी, क्यों? क्योंकि अपनी परिपक्वता के लास्ट पड़ाव पर होते हैं। इतने आगे की बता देंगे, आपको मानोगे ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर वो बताएंगे, आपके सारे दोस्त कमीने निकलेंगे, जिंदगी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम दुनिया के लिए जितना भी कुछ करोगे, दुनिया उतना ही तुम अकेला छोड़ देगी। तो विश्वास होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आगे देखते हैं कि ऐसा ही होता है, तो आपको लगता है कि हाँ, दिमाग तो था यार बंदे में, इतने उम्र जो बिताई है खाम खा नहीं बिताई। तो परिपक्वता के लास्ट स्टेज पर होता है। और एक चीज और है, स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा होगा, स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी, शारीरिक क्षमता कम हो जाएगी। क्षमता का मतलब एबिलिटी। कहते हुए सुने होगे ना, जवानी में हम भी ये काम कर दिया करते, तो इसका मतलब है शारीरिक क्षमता इसके अंदर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, एडजस्टमेंट अच्छा नहीं होता, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है इस वजह से, एडजस्टमेंट अच्छा नहीं होना, एडजस्टमेंट इसके अंदर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इस अवस्था में लगता है जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, जो मैं कर रहा हूं ठीक है। इस एज के अंदर सीधी यही बात होती है। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है इस एज में। सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील अधिक होना, संवेदनशील अधिक होना। समझ में आ गई होंगी बात या नहीं आई? ये आपके डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस थी। 6th स्टेज है ओल्ड एज, तो मैंने आपको बता तो दिया, मैंने आप क्लास में लेट आई हैं, इसका मतलब मुझे पता लग गया, क्योंकि मैंने आपको जब क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको क्या बताया था। यहां पर देखिए, मैं आपको क्लास दिखाता हूं, मैंने आपको क्या बताया था, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। जब हमने क्लास शुरू की तो मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट के 6 स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्टेज तो ये बिफोर बर्थ वाली है हमारी, ब्लैक कलर से जो लिखूं उसको देखना, ये बिफोर बर्थ में एक स्टेज आ गई हमारी, जिसे प्रीनेटल स्टेज बोला गया। क्या बोला गया? प्रीनेटल स्टेज। एक तो ये हो गई बिफोर बर्थ की, 1+5 है, आफ्टर बर्थ की 5 हो गई। तो हम जो पढ़ते हैं वो आफ्टर बर्थ, क्योंकि मैंने आपको बिफोर बर्थ का पोस्टमार्टम करके समझा रखा है, थोड़े दिन पहले एक वीडियो थी। तो पहले पर इन्फेंसी आफ्टर बर्थ में, दूसरे पर चाइल्डहुड, तीसरे पर एडोलेसेंस, चौथे पर एडल्टहुड, 5वें पर ओल्ड एज। यानी पहले पर
शैशवावस्था, दूसरे पर बाल्या, तीसरे पर किशोरा, चौथे पर प्रौढ़ा और पांचवें पर वृद्धावस्था। तो इसीलिए मैंने इसको पांचवा काउंट किया है। सारी बातें यहां तक समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से मुझे बताओ। सारी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो बहुत बढ़िया बात है। हमने विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी देख लिए, ठीक है, या नहीं देखे? हमने देख लिए। विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी हमने देख लिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम मनोसामाजिक सिद्धांत देखेंगे। किसका? एरिक्सन का। ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत देखेंगे एरिक्सन का। तब तक पढ़ाऊंगा जब तक जी करेगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और एक कमेंट देखा मैंने, एक लड़के ने लिख रखा था, जब मैंने एक वीडियो बना रखी थी कि नोट्स बनाओ अपने, किसी ने लिखा तू पढ़ा तो ले पहले, नोट्स तो तभी बनाएंगे। तो मैं कुछ कहना चाहता हूं, जितने 4-5 साल में मैंने पढ़ाया है उतना किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। और अभी भी मैं जितनी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड हूं, नोबडी विल बी एंड नोबडी विल, पूरी की पूरी टीम लेकर भी नहीं। ये तो आज मेरा पहला दिन था जब मोटिवेशन लेवल ठीक ठाक था, लेकिन आई हैव टू गेट बैक। आई डोंट नीड एनीवन। जैसा मैं पढ़ाऊंगा लोगों को पसंद आएगा तो जुड़ेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने पार्ट से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूं। अब चलिए सारी बातों को साइड में रख के अब हम क्या करते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट। मनोसामाजिक विकास कैसे होता है? क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर मनोसामाजिक विकास भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। साइको सोशल डेवलपमेंट, ये साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में जिस व्यक्ति ने बात की, एरिक एरिक्सन। क्या? एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन ने ही मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये बताया कि बच्चे का जो मनोसामाजिक सिद्धांत होता है, यानी कि बच्चा जो पहचानता है समाज को, वो कितने हिस्सों में होगा? वो 8 हिस्सों में होगा। इन्होंने कहा कि मनोसामाजिक विकास 8 स्टेजेस में होगा। याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि 8 स्टेजेस वाला सिद्धांत कौन सा है, तो 8 स्टेजेस वाला ये एरिक्सन का ही सिद्धांत होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे का मनोसामाजिक विकास कैसे होता है उस जर्नी पर हम निकलते हैं। 8 की 8 स्टेज जो है हम डिस्कस करते हैं। चलो मजा आएगा। नए स्टूडेंट जो सब्सक्राइब ना किया हो कर लेना, क्योंकि नए तो आते नहीं है, पुराने स्टूडेंट ही आते हैं। क्योंकि मैं जब डेली सब्सक्राइबर का काउंट देखता हूं तो डेली 5 बढ़ गए, 2 बढ़ गए, 10 बढ़ गए, ऐसे ही होते हैं। तो नए स्टूडेंट की तो मुझे अब उम्मीद ही मैंने छोड़ दी है, पुराने ही आ जाओ, वही बहुत बात है। पहला देखो, पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। कौन सी? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसे बोला जाता है विश्वास बनाम अविश्वास। आपने बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखा होगा, तो कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि आज इसका पोस्टमार्टम हम कर देंगे। ये जो ट्रस्ट वर्सेस जो मिसट्रस्ट स्टेज होती है, वो 0 से 1 वर्ष के बीच में होती है। 1 साल, 0 से 1 वर्ष, ये आपको याद रखना है। 0 से 1 वर्ष के बीच में ही ये जो है पूरी की पूरी जो है हो जाएगी। 0 से 1 वर्ष, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि जिन बच्चों को माता पिता से प्यार मिलेगा, उनके अंदर विश्वास का भाव विकसित होगा। दूसरी तरफ जिनको माता पिता से उचित प्यार स्नेह नहीं मिलता, वह रोना बिलखना शुरू कर देंगे। इस प्रक्रिया से अविश्वास होना उत्पन्न शुरू हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर याद रखना, माता पिता का प्यार मिले तो बच्चे में विश्वास बढ़ेगा, तो बच्चे में विश्वास बढ़ेगा। अगर प्यार स्नेह ना मिले तो रोना बिलखना शुरू करना, रोना बिलखना शुरू करना और अविश्वास उत्पन्न होना।
मान लो एक तरफ है यहाँ पर रवि और एक तरफ है रवीना। रवीना के माँ बाप ने बिल्कुल प्यार नहीं किया 0 से 1 वर्ष पैदा होते ही रवीना को, लेकिन रवि को बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यार किया। तो रवि के अंदर विश्वास पैदा होगा और रवीना के अंदर अविश्वास पैदा होगा। तो समझ में आ गई ना, यहाँ पर मेन चीज क्या समझनी जरूरी थी, यहाँ पर मेन चीज समझनी ये जरूरी थी माता पिता का प्यार। तो मेन चीज यहाँ पर क्या है, माता पिता का प्यार और स्नेह। मिला तो विश्वास होगा और नहीं मिला तो अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आ गई बात? आप बोलेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है समझ में आ गई है। चलिए समझ में आ गई है तो दूसरी स्टेज देखते हैं। दूसरी है स्वायत्ता बनाम शर्म। स्वायत्ता बनाम शर्म या फिर संदेह, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या फिर डाउट। यहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ये जो स्टेज होती है ये दूसरी स्टेज होती है मनोसामाजिक विकास की, 1 से 3 वर्ष। पहली बात क्या, 1 से 3 वर्ष के बीच में ये रहती है। सबसे पहली बात तो ये समझनी जरूरी होती है, स्वायत्ता का मतलब होता है खुद। स्वायत्ता का मतलब होता है खुद या फिर स्वयं, बाय ऑन, यानी कि खुद से ही कोई काम करना, ठीक है। यानी कि बच्चे खुद से कपड़े पहनना, खाना खाना, टॉयलेट जाना पसंद करते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। तो यह स्वायत्ता कहलाती है। अगर मान लो अगर इसके अंदर जब बच्चे अपने खुद का काम करें तो बच्चे उन्हें डांटे पीटे, यानी बच्चों को डांटे पीटे, तो बच्चे अपने अंदर शक का अनुभव करते हैं, ठीक है। स्वायत्ता बनाम शर्म का मतलब है कि वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इसके अंदर क्या होगा, दूसरों पर निर्भर न रहना, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहना, खुद की आइडेंटिटी बनाना, खुद का तरीका खोजना। अगर नहीं करने दोगे ऐसे, यानी कि मान लो एक बच्चा है 3 साल का, उसको रोक टोक ज्यादा करो। इसके अंदर क्या है, रोक टोक। अगर रोक टोक तुम ज्यादा करोगे तो पूरी लाइफ तुम देखोगे वो कोई भी काम करने का इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। मान लो दोस्त 3 साल का बच्चा है, वो कोई भी काम करने चले तुम उसे डांट दो तो जिंदगी में कोई काम करने का इनिशिएटिव ही नहीं ले पाएगा। आपने काफी आदमी देखे होंगे जो खुद से कुछ नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि जब भी वो कुछ करने चले थे शुरुआत के साल में, उसके माँ बाप ने उनको रोक टोक दिया, अपने अंदर शक का अनुभव करने लग जाते हैं अगर उन्हें ऑटोनॉमी, स्वायत्ता ना दी जाए। और इस एज में बच्चा कर भी क्या सकता है, खुद खाना खाना, खुद के कपड़े पहनना, ये सब करने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हाँ मेरा बेटा मैं करूंगी तू नहीं, तो फिर तो बच्चा कभी भी अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन नहीं ले पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलो ये तो थी दूसरी स्टेज, 3 साल तक हम आ चुके हैं। अब तीसरी स्टेज कौन सी थी, पहल बनाम अपराध बोध। ये तीसरी स्टेज है, पहल बनाम अपराध बोध। इसका मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य तो होगा कुछ, लेकिन सबसे पहले एज देख लो, 3 से 5 वर्ष के बीच में। कब, 3 से 5 वर्ष के बीच में इसका टाइम पीरियड होता है। इसके अंदर क्या होगा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ना, इसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है इसके अंदर बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो क्यूरियोसिटी बढ़ने के बाद क्या होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ने के बाद क्या होता है, दैट्स वाई पहल करना। यानी कि कोई चीज रखी हुई है सामने, बच्चे के दिमाग में आएगा इसके अंदर क्या है, ये चल ऐसे क्यों रही है, तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी इसके अंदर होगी। तो इसके अंदर बच्चे पहल करना शुरू कर देते हैं, किसी भी काम को करने का इनिशिएटिव ले लेते हैं, ठीक है।
दूसरी तरफ माँ बाप अगर उसकी क्यूरियोसिटी को दबा देंगे, उसे डांट देंगे, तो गिल्ट की फीलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। अगर इस क्यूरियोसिटी को दबा दिया जाए, अगर इसको दबा दिया जाए, बच्चे की क्यूरियोसिटी को दबा दिया जाए, तो बच्चे के अंदर क्या पैदा हो जाएगा? अपराध बोध। जैसे कि मान लो एक टॉय है, एक टॉय रोबोट है, उसके बाप ने खरीद कर दिया बच्चे को, और उसको यह बोला कि इसको ज्यादा उंगली नहीं करनी है, खोल कर नहीं देखना है। और बच्चे के अंदर यह है कि यार मैं खोल कर देखूंगा। अगर बच्चे ने वो खोल दिया और आपने उसे डांट दिया, तो वो किसी भी खिलौने को हाथ लगाते हुए भी आगे से डरेगा। तो ये कौन सी अवस्था है? पहल बनाम अपराध बोध, यानी कि बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो पहल करेगा। क्यूरियोसिटी होगी तो, अगर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है तो पहल क्यों करेगा? पहल ही इसलिए करेगा क्योंकि क्यूरियोसिटी होगी। अगर उसे दबा दिया जाएगा तो बच्चा अपराध बोध को फील करेगा। तो 3 स्टेज आपको समझ में आई। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में माता पिता के प्यार का मेन चीज थी। दूसरी स्टेज में स्वायत्ता, खुद काम करने के अंदर रोक टोक की बात थी। और तीसरे में काम को करने की पहल करने को अगर दबा दिया जाए तो अपराध बोध जो होगा उत्पन्न हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, एक एक चीज समझ में आ गई होंगी। चौथी स्टेज देखो, चौथी स्टेज कौन सी होती है? परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये स्टेज कब से कब होती है? याद रखना, उत्तर बाल्यावस्था में। कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है कि उत्तर बाल्यावस्था में कौन सी होती है, तो ये होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था में, लेटर चाइल्डहुड में होती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, नोट्स में लिख लेना है साथ के साथ ये जो आप बना रहे हो। ये होती है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष के बीच में ये स्टेज आती है। इस एज में बच्चे के मोटर स्किल डेवलप हो जाते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है? बच्चे के मोटर स्किल डेवलप होना, गतिक कौशलों का विकास होना, गतिक कौशलों का विकास होना। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि आप पहले रेंग कर चलते थे घुटनों के बल, फिर 2 पैरों पर खड़े हुए, फिर चलना सीखा। अब तो दौड़ लेते हो, हाई जंप कर लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो। तो सारी बातें समझ में आई आपको या नहीं आई? सारी बातें यहां पर समझ में आ गई होगी। मोटर स्किल यानी कि गतिक कौशलों का क्या होता है? यहां पर विकास होता है। ठीक है, सारी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके अंदर क्या होता है? देखिए, इसके अंदर बच्चों को कोई काम दिया जाए और बच्चे की काम करने की अगर मान लो एबिलिटी कम है तो उसको नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर हीनता शुरू हो जाएगी। इसके अंदर ऐसा ही काम बच्चे को दिया जाए जो बच्चा कर पाए। ठीक है, यानी कि अगर मान लो आपने बच्चे को एक ऐसा काम दे दिया जो उसके लेवल से ऊपर है, वो बच्चे से नहीं हुआ, तो बच्चे के अंदर आ जाएगा कि यार मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे बस की कुछ नहीं है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, इसके अंदर कोई बात नहीं है। यानी कि बच्चे को कोई ऐसा काम दिया जाए जो उसकी क्षमता के बाहर हो, और उसे ना कर पाए, तो हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर कर लेगा तो उस काम को बार बार करेगा, वो परिश्रम करेगा उस चीज में, तो हीनता की भावना उत्पन्न होना। समझ में आ गई चीज? बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, कोई भी इसके अंदर दिक्कत नहीं है। 5वीं स्टेज देखो, 5वीं स्टेज कौन सी है? पहचान बनाम भ्रांति। इसको बोला जाता है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन।
या रोल कंफ्यूजन, कुछ भी बोल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो टाइम फ्रेम होता है ये कब होती है? ये होता है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष के बीच में ये स्टेज आती है। इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने और जानने की बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को, ठीक है। वो ये जानने की कोशिश करते होंगे कि वो कौन है, उनका मेन एम क्या है, यानी कि हु एम आई, मेरा मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, अपनी पहचान बनाने की कोशिश, अपनी पहचान बनाने की कोशिश होगी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। अगर उन्होंने एक ऐसा उद्देश्य बनाया हो और बच्चे उसको ध्यान में रखकर चलें तो बहुत अच्छा होगा, वरना वहां पर उसे कंफ्यूजन होने लग जाएगी। यानी कि जब उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करता तो बच्चों के अंदर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर काम क्या होगा, मेन होगा उद्देश्यपूर्ण कार्य करना शुरू करता है। पेन टैबलेट में लिखते हुए दिक्कत आने लग गई। उद्देश्यपूर्ण कार्य करना यहां पर शुरू करता है। अगर नहीं करने दिए जाते तो उसके अंदर क्या आ जाती है, अगर उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं होते तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, भ्रांति हो जाएगी, रोल कंफ्यूजन हो जाएगा। छठी स्टेज देखते हैं। जो छठी स्टेज होती है, आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव होता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कब होती है? ये 20 से 30 वर्ष के बीच में होती है। कब होती है? 20 से 30 वर्ष के बीच में ये होगी, ठीक है। आत्मीयता का मतलब होता है घनिष्ठता। आत्मीयता का मतलब क्या होता है? घनिष्ठता। जब आप किसी के ज्यादा एक घनिष्ठ हो जाएं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, स्टेज में दूसरों के साथ संबंध बनाएगा। दूसरों के साथ संबंध बनाना, समाज में जितने भी रिश्तेदार यार दोस्त हैं उनके साथ संबंध बनाना, ठीक है। घनिष्ठ संबंध होने के वजह से क्या होगा, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहेगा, जिसे आत्मीयता हम बोलते हैं। दूसरी तरफ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाएगा तो वह सबसे अलग रहेगा, जिसे क्या कहते हैं, अलगाव। तो यहां पर दूसरों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे तो आत्मीयता घनिष्ठता उत्पन्न होगी, नहीं तो आदमी आइसोलेशन के अंदर रहेगा। यानी कि राहुल है, या तो मतलब उसकी पक्की यारी होगी दूसरे दोस्तों के साथ, या वो अकेला ही रहना शुरू करेगा, ज्यादा किसी से इतनी बातचीत नहीं रखेगा, ठीक है। चलिए 7वीं स्टेज देखते हैं। 7वीं स्टेज है जननात्मकता बनाम स्थिरता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी भी बोल देते हैं। जननात्मकता बनाम स्थिरता। चालीस से 50 वर्ष कब होती है ये? 40 से 50 वर्ष के बीच में ये स्टेज होती है, ये भी आप याद रखेंगे, 40 से 50 वर्ष, ठीक है। सारी बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल ठीक है। देखिए इसका मतलब ये होगा कि अगर आप पानी का कम प्रयोग करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को आप बचाएंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे। जब आप उसको बचाना शुरू करेंगे तभी नई पीढ़ी के लिए वो प्रयोग में मिलेंगे। जैसे तुम थोड़ा सा पेट्रोल सेव करो तो तुम्हारे पोतों वोतों को मिल जाएगा, वरना उनके लिए पेट्रोल नहीं बचेगा।
दूसरी तरफ जो लोगों के अंदर इस सोच का विकास नहीं हो पाता तो उनके अंदर स्थिरता आती है। उनको लगता है कि हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो यहां पर यह बात होती है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए करना कुछ, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना, पीढ़ी के लिए कुछ करना। अगर यह बात नहीं आई तो वहीं पर आप रुक जाओगे, कुछ नहीं करोगे। अगर आ गई तो आप कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन करते रहोगे जो जनरेटिविटी के हैं। ठीक है, चलिए 8वीं स्टेज। आठवीं स्टेज कौन सी है? संपूर्णता बनाम निराशा। इसका मतलब होता है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये 60 वर्ष से ऊपर आती है, 60 वर्ष से ऊपर आती है ये। ठीक है, इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, पूरी हो चुकी होती हैं, यानी कि जितना उसे कुछ करना था वो कर चुका होता है, यानी कि अधिकतम इच्छाएं पूरी 60 साल तक, 60 से ऊपर होते होते सारी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। वह अपने भविष्य की बजाय बीते दिनों को याद करता है। अभी क्या कर रहे हो तुम? फ्यूचर की चिंता में हो, लेकिन इस एज में क्या करोगे? बीते दिनों को याद करना जो तुमने कांड किए हैं। अगर तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं तो तुम्हें लगेगा कि मेरा जिंदगी जीने का मकसद ठीक हुआ। तुम्हें लगेगा मैंने बहुत कांड किए हैं, कुछ नहीं किया लाइफ में, तो तुम्हें दुख होगा, निराशा होगी। कितनी सफलताएं हुई, कितनी असफलताएं हुई। सफलताएं आपको लगे कि मैं सफल बहुत ज्यादा हुआ तो आपको क्या मिलेगी? इंटेग्रिटी मिलेगी, संपूर्णता। नहीं तो आपको क्या मिलेगी? निराशा मिलेगी, डिस्पेयर मिलेगी। तो यहां पर क्या होगा? सफलताएं। जिन जिन चीजों को आपने पूरा इच्छा करने के जो आपके एम्स थे, अगर आपने उसको पूरा किया है तो संपूर्णता मिलेगी, वरना आपको क्या होगा? आपको डिस्पेयर मिलेगा, आपको विषाद की अनुभूति होगी, आपको दर्द होगा, आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी। समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो ये क्या था? ये जो 8 स्टेज थी ये हमने किसकी की? एरिक्सन की। भूलनी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं ये पहला चैप्टर करवा रहा हूं तो उसी में ये सारी चीजें करवा दूं। तो यहां पर मैंने बताया मनोसामाजिक विकास कैसे होगा, साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन की 8 स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, उसके बाद जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, उसके बाद इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, कैसी लगी क्लास आपको? पहला चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 1 के हमने कितने पार्ट लिए थे देख लेना, जो नया स्टूडेंट हो या कभी भविष्य में देखे। तो चैप्टर 1 के पार्ट 1, पार्ट 2 और ये आज का पार्ट 3 और चैप्टर 1 कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 2 हम करने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर 2 कौन सा करें हम? बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताओ कौन सा चैप्टर करना चाहते हो, जल्दी बताओ मुझे। चलो हम एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्पेशल चाइल्ड। क्या करेंगे? स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बालक। ये चैप्टर नंबर 2 होगा और चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 कब होगा? कल रात 9 बजे। उसके अलावा एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ऐप की क्लासेस मंडे से शुरू होगी। सारे टीचर उसमें लगे हुए हैं भाई अपने, उसमें किसी को डंडे नहीं मार सकता, मैं बोल ही सकता हूं। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक चीज देखो, 5 वीडियो डाली आज मैंने बनाकर, 5 वीडियोस रिकॉर्डेड, वो देख लेना। और ये एक मैंने क्या लिया है? लाइव। इसमें तो आप हो ही। ठीक है, सारी चीजें शुरू कर दी हैं मैंने, अकेला ही क्लास ले रहा हूं, ऐसे ही सारी चीजें चलेंगी। बस आपको डेली आना है, अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखना है। ठीक है।
आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है अपना। टेक केयर, ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।